प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को आव्यूह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया था। उस लेक्चर के बाद आज हम लोग एक नए पाठ का शुभारंभ करेंगे और उस पाठ का नाम है सारणिक। ठीक है ना। आज से हम लोग सारणिक का अध्ययन करेंगे और सारणिक के एक ही प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है। और ये जो सॉल्यूशंस यानी जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से लिए जाएंगे। ठीक है। हर एक एक्सरसाइज के हर एक प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा पूरा हो सके। ठीक है। तो आप लोगों की सहभागिता जरूरी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। ठीक है। आइए देखते हैं सारणिक क्या होता है। सारणिक की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। सारणिक जो होता है वो युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। ठीक है ना। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहले आप लोग समझ लीजिए, युगपत समीकरण जैसे मान लेते हैं कोई दो समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर 0 और a2x प्लस b2y बराबर 0। ठीक है ना। तो इन्हीं समीकरणों को हम लोग सॉल्व करने के लिए सारणिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सारणिक का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसके बाद सारणिक का कोई विशेष प्रयोग नजर नहीं आया। ठीक है ना। तो उसके कुछ समय के पश्चात काफी दिनों के बाद जो है सारणिक का एक विशेष प्रयोग देखने को मिला आव्यूह में। यानी कि आव्यूह का जो आंकिक मान है उसको ज्ञात करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रक्रिया के तहत उसका आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, वो जो पूरी प्रक्रिया है, वो जिस प्रक्रिया के तहत पूरा प्रोसेस होकर के जाता है, वही जो प्रोसेस है आपका वो सारणिक कहलाता है। ठीक है। तो सारणिक का मतलब ये है कोई भी युगपत समीकरण हो उनको हल करने के लिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी प्रक्रिया तहत में लाई जाती है, जिस प्रक्रिया के तहत तो पूरा कार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। ठीक है। जैसे ये जो दो युगपत समीकरण यहाँ पे आप लोग लिखे गए हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए a1 b1 a2 b2 इस तरीके से लिख करके ये सारणिक का ये चिन्ह होता है, इसी के बीच में हम लोग लिख देते हैं दो खड़ी डंडी। ठीक है। इसी खड़ी डंडी के बीच में इसको जब लिख दिया जाएगा तो यही पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, ये पूरा प्रक्रिया सारणिक के रूप में हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे उसकी पर वो फाइंड करने की विधि भी आप लोगों को बताई जाएगी। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, किसी भी युगपत समीकरण या फिर कोई भी आव्यूह हो, उसी का आंकिक मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जिस किसी भी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं या जिस किसी भी नए प्रारूप का प्रयोग करते हैं, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है आपकी क्या कहलाती है, सारणिक कहलाती है। ठीक है ना। तो जैसे सारणिक को हम लोग दो खड़ी डंडी से प्रयोग करेंगे। ठीक है। इस तरीके से इसका प्रयोग करके इसको दर्शाया जाएगा। जहां कहीं भी इस तरीके का चिन्ह आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो भी संख्याएं लिखी रहेंगी वो इस सारणिक के अवयव हो जाएंगे और ये जो चिन्ह बना हुआ है वो आपका सारणिक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है सारणिक का क्रम। ठीक है ना। सारणिक का क्रम, सारणिक के क्रम में ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, जरा इसको समझिए आप लोग। ये सारणिक का जो क्रम होता है वो 1x1 का हो सकता है, या फिर 2x2 का हो सकता है, या फिर 3x3 का हो सकता है,
या फिर 4 क्रॉस 4 का हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है। कहने का मतलब ये है जो सारणिक होता है आपका वो एक वर्ग आव्यूह के रूप का मान होता है। ठीक है, वर्ग आव्यूह का मतलब ये था, मैं आप लोगों को बताया था, जितनी पंक्तियां होंगी अगर उतने ही स्तंभ होते हैं किसी आव्यूह में तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, वही कार्य यहाँ भी होगा, जितनी पंक्ति होगी वही उतना स्तंभ होगा, तभी सारणिक का मान हम लोग ज्ञात करने में सक्षम हो पाएंगे, अन्यथा सारणिक का मान ज्ञात नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है किसी भी ऐसे सारणिक का मान ज्ञात करना संभव नहीं है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है सारणिक का प्रसार किस तरीके से किया जाता है, सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, सारणिक का मान ज्ञात करना, सारणिक का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, वर्किंग प्रोसेस आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई 2 क्रॉस 2, पहले 1 क्रॉस 1 का ही लेते हैं, 1 क्रॉस 1 का कोई सारणिक है, जैसे मान लेते हैं कि सारणिक के अंदर 2 लिखा है, ध्यान दीजिएगा ये मॉड नहीं है, ये सारणिक है। मॉडुलस आप लोग पढ़े होंगे, मॉड ऑफ इस तरीके से पढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का ये जो लिखा है वो सारणिक है। अगर सारणिक के अंदर कोई भी संख्या लिखी है तो वही संख्या सारणिक का मान हो जाती है। ठीक है, ठीक ऐसे ही जैसे -3 लिखा है सारणिक के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगी, -3 आएगी। ध्यान दीजिएगा ये जो यहाँ पे आप लोगों का बना हुआ है ये सारणिक है, ना कि मॉड यानी कि परिमाण का चिन्ह नहीं है। ठीक है ना, अगर मॉडुलस रहता है तब इसकी वैल्यू प्लस आती है। अगर सारणिक आप लोगों को लिख करके दिया रहेगा कि सारणिक के अंदर -3 है, इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिए तो कितना आएगा, -3 आएगा। इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है और साथ ही साथ हमें 1 क्रॉस 1 का सारणिक कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसलिए 1 क्रॉस 1 के सारणिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद आपका आता है सेकंड 2 क्रॉस 2 का कोई सारणिक हम लोग देखते हैं और उसका प्रसार किस तरीके से किया जाता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है 2, 3, 4, यहाँ पे 5। ठीक है, ये कह रहा है डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक के अंदर इसका मान आप लोग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने का प्रोसेस देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे ये जो है ये कुछ इस तरीके से होता है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है तो सबसे पहले -1 की पावर में पंक्ति प्लस स्तंभ यहाँ पे लिख देना है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है इसलिए -1 की पावर में 1 + 1 लिख देना है। ठीक है ना, उसके बाद 3 से गुणा कराना है, इसका इधर गुणा कराना है, 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर वही लिखना है -1 की पावर में इसका लिखना है पंक्ति और स्तंभ। ये जो पंक्ति और स्तंभ है पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2। ठीक है, पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ हो गया, अब गुणा कर देना है इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3। ध्यान दीजिएगा एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, ये जो प्रसार हम यहाँ पे कर रहे हैं वो पहली पंक्ति के अनुसार कर रहे हैं। प्रसार इसके कई प्रकार से होते हैं, पहली पंक्ति के अनुसार हो सकता है, दूसरी पंक्ति के अनुसार हो सकता है, या फिर स्तंभ के अनुसार भी इसका प्रसार किया जा सकता है। वैसे सामान्यतया इसका जो प्रसार किया जाता है वो पहली पंक्ति के अनुसार ही किया जाता है, इसलिए हम आप लोगों को सबसे पहले यही बता रहे हैं। ठीक है ना, आइए समझते हैं। -1 की पावर में 1 + 1 जो होगा इसको हम लोग लिख देते हैं -1 की पावर में 2। ठीक है, और 2 × 5 2 × 5 10 होता है, यहाँ पे 10 लिख देना है। -1 की पावर में 1 + 2 का मतलब 3 होता है, तो यहाँ लिख देंगे -1 की पावर में 3 और 4 × 3 = 12। क्लियर है ना,
तो यहाँ से आपका बन जाएगा -1 की पावर में 2, माइनस की घात में सम संख्या का जो मान होता है वो प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे +1 लिख देना है, ठीक है। और इंटू यहाँ पे 10 है, 10 लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे। -1 की पावर में विषम संख्या है, अगर माइनस की घात में कोई विषम संख्या आती है तो उसका मान आपका माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस लिख देना है। उसके बाद यहाँ 12 लिखा हुआ है, गुणे में 12 लिखेंगे, बराबर 10 का +1 में गुणा कराएंगे +10 हो जाएगा, 12 का -1 में गुणा कराएंगे -12 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 12 घटा देंगे, इसका मान कितना आ गया है, -2 आ गया है, ठीक है। या एक सीधी सी विधि, सरल विधि आप लोग से ऐसे समझ लीजिए, सिंपल सा। इसका प्रसार करने का जो तरीका है सीधा सीधा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया था 2 3 4 5, 2 3 4 5 आपका लिखा हुआ है। इसका प्रसार हम लोग सीधा सीधा भी कर सकते हैं, जैसे इसका इधर गुणा कर देना है, 2 का 5 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा करने से पहले चिन्ह बदल देना है, यानी बीच में चिन्ह माइनस लगा देना है, ठीक है। इसका इधर गुणा कर दिए, 5 दूनी 10 हो गया, फिर माइनस करेंगे, 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा 10 में से 12 घटाएंगे -2, आंसर दोनों से वही आएगा। इसको आप लोग पूरा प्रोसेस वाइज समझ सकते हैं, एक एक स्टेप वाइज कैसे करना है पूरा प्रोसेस, वो हो सकता है, या फिर डायरेक्ट भी आप लोग समझ सकते हैं। इतना क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्या सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हुए 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज आपकी ली जा रही है वो एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। आइए एक्सरसाइज 4.1 पे हम लोग चलते हैं। 4.1 की प्रश्नावली का पहला जो सवाल है वो आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए, और सारणी का आपका दिया गया है 2 4 -5 और -1, ठीक है। इसी का प्रसार करके हमें सारणी का मान बताना है। हमने आप लोगों को बहुत ही आसान सी विधि में इसका प्रसार करना बताया था। सबसे पहले क्या करना है, 2 का -1 में गुणा करना है, 2 गुणे -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, बीच में चिन्ह लगाना है माइनस का, ठीक है ना। उसके बाद इसका इधर गुणा करना है, -5 का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका 5 चौके 20 हो जाएगा, -20 हो गया है, ठीक है ना। बराबर ही बनेगा -2, माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे +20 हो जाएगा, 20 में से 2 माइनस कर देना है, बराबर आपकी वैल्यू आ गई है, कितना आ गया है, 18 आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है। सेकंड में भी सारणी का मान ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका लिखा गया है, मान ज्ञात कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे लिखा है साइन थीटा और cos थीटा का, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है ना। तो क्या करना है देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वही काम करना है, इसका इधर का इसमें 3 से गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos थीटा का, cos थीटा में गुणा कराएंगे तो आपका मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में चिन्ह माइनस लगाते हैं, ठीक है। साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना। उसके बाद आपका ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो आपका 1 होता है, यहाँ पे लिख देना है 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, आई होप समझ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आपका आता है दूसरे का दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका है x² माइनस x+1, और उसके बाद है x -1, x+1 और x+1,
ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें कहा था सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। सबसे पहले इधर इधर गुणा कराएंगे इन दोनों का, फिर से गुणा कराएंगे। a11 का a21 में गुणा, a22 में गुणा कराना है। तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का गुणा कराना है x प्लस 1 में, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद बीच में माइनस लगाते हैं, इसका इधर गुणा कराएंगे, तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सूत्र बन रहा है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहां से आपका बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस में प्लस में 1 का क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये सूत्र था। या तो आप लोग नहीं समझ रहे हो तो इसका गुणा भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर उठाएंगे, इन दोनों में गुणा कराएंगे, उसके बाद फिर माइनस एक्स का दोनों में गुणा कराना है, फिर 1 का दोनों में गुणा कराना है, सब चीज कट जाएगा, ये इतना बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका फिर से सूत्र बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी का। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना। यहां से आपका बन गया एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 में 1 जोड़ देंगे, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना समझ में आया है, समझ रहे होंगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a बराबर आपका लिखा हुआ है 1 2 4 2, 1 2 4 2, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है आपका, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपका सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करो 2a बराबर है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a के। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व करने के बाद इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। a बराबर दिया गया है, इसका हम लोग आंकिक मान निकाल लेते हैं, ठीक है। आंकिक मान यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन कर दें। ये जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे जो a लिखा हुआ है, इसको आप व्यू में होना चाहिए था, a बराबर इतना ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, इसका प्रसार कर देना है। प्रसार करना भी आप लोगों को बताया गया था। 30 से गुणा कर देना है, 2 1 के 2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 4 का 2 में गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 में से 8 घटाएंगे तो आपका यहाँ से मिल जाएगा कितना, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 2a निकालते हैं। 2a का मतलब है a में आप भी a में 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद आप भी का मान लिख देंगे। आप भी आपका दिया गया है 1 2 4 2, ठीक है, बराबर हो जाएगा। हमने आप लोगों को आप में पढ़ाया था, किसी भी आप में किसी अदिश संख्या से, अदिश राशि से, या फिर कह सकते हैं कोई भी संख्या है, उस संख्या से जब गुणा कराया जाता है किसी भी अवयव में, तो प्रत्येक अवयव में उस संख्या से गुणा हो जाता है, ठीक है। वही काम यहाँ पे करना है। 2 से सभी संख्याओं में गुणा कर देना है। तो यहां से आपका मिल जाएगा 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये हो गया 2a का मान। अब आगे हम लोग इसका निकाल लेते हैं मॉड ऑफ 2a, या मॉड ना बोल करके इसको डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे।
इसका सारणिक मान निकालना है। सारणिक मान का मतलब ये बदल जाएगा सारणिक में 2 4 8 और 4 के रूप में, ठीक है। अब ये सारणिक हो गया है, जैसे यहाँ पे मान हम लोग निकाले थे ठीक वैसे यहाँ भी निकाल लेना है। मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 32 घटाएंगे, 8 में से 32 घटाने पर माइनस 24 आएगा और इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे -6, ठीक है। और ये -6 किसका मान है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है -6, तो इसकी जगह पर लिख देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपका बन गया 4 सारणिक ए, यानी कि 2 सारणिक के अंदर 2a बराबर आपका आ गया है 4 सारणिक ए के। क्लियर है ना? इतना समझ में आ रहा है? एक बार फिर से आप लोग जल्दी से देख सकते हैं। a बराबर सारणिक के अंदर न दे करके या व्यू के अंदर रहेगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो सिद्ध करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिया है, मतलब इसका सारणिक रूप में करके इसका प्रसार निकाल लिए हैं। सारणिक रूप में प्रसार -6 आ गया है। उसके बाद इस अवयव में 2 से गुणा कर दिए हैं, सभी अवयव में गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद इसका फिर सारणिक वाला मान निकाल लिए हैं, -24 आया और इस -24 को हम लोग क्या कर लिए हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के रूप में चेंज करके 4 गुणे -6 लिख दिए। -6 का मान था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से जो प्रूफ करना था आपका वो आ गया है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि a बराबर भी अवयव के अंदर आपका लिखा गया है 1 0 1 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 0 0 4, तो सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। इसी की कॉपी करना है एकदम। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का था जो अवयव था, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का अवयव है, उसके लिए प्रूव करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो अवयव दिया गया है, यहाँ से सोल्यूशन है आपका, हल यहाँ से स्टार्ट है। तो जो सबसे पहले अवयव दिया गया है, इस अवयव को हम लोग परिवर्तित करके सारणिक मान निकालेंगे, ठीक है। ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका प्रसार करना आप लोग जरा सीखिएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है 1 0 1 फिर 0 1 2 0 0 और 4, ठीक है। सबसे पहला काम, अभी आप लोग 2 क्रॉस 2 का ही सीखे थे। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का अवयव आया, वो सारणिक आया हुआ है, इसका प्रसार करना आप लोग जरा सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पहली गिनती एकदम ऊपर जो रहेगी उसको लिख लेना है, ठीक है। A11 की जगह पे जो है उसको लिख लेंगे। उसके बाद पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हम लोग छिपा लेंगे। जो भी बन रहा है उप सारणिक है, ये इसी उप सारणिक को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 1 के बगल में सीधा लिख देंगे। 1 के बगल में क्या लिखेंगे, 1 2 0 4, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 0 4, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा लिखने के लिए यहाँ पे चिन्ह माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में 0। फिर अब जो भी लिखा है हम लोग उसके पंक्ति और उस स्तंभ को छिपा लेंगे। जैसे 0 लिखा है, 0 वाली पंक्ति को 0 वाले स्तंभ को छिपा लेना है। जो भी दिख रहा है उसी को लिख देना है, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है, 0 2 0 4, यहाँ पे लिख देना है 0 2 0 4, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा जब अवयव लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे चिन्ह प्लस लगाएंगे। अब चिन्ह हम लोग कैसे लग रहा है ठीक वैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने प्रसार करते समय स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे लिख देना है -1 की पावर में 1 + 1 + 2 आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह ज्ञात करने के लिए -1 की पावर में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं।
ठीक है। 1 + 2 लिखेंगे 3 होगा, और -1 की पावर 3 का मतलब 0 होता है, ठीक है ना। ऐसे तीसरे की जगह लिख सकते हैं -1 की पावर में पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है, इसलिए 1 + 3 कर देंगे। 1 + 3 करेंगे 4 आएगा। -1 की पावर 4 का मान क्या होता है, क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। चलिए, ये हो गया एक लिखिए। अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छिपाना है, तो यहाँ से आपका बनेगा 0 1 0 0, यहाँ पे देना 0 1 0 और 0, ठीक है, बराबर। अब इसी का प्रसार कर लेना है। प्रसार करना ठीक वैसे जैसे 2 × 2 का बताया गया था। 1 बाहर लिखेंगे, अंदर गुणा करना है, 4 1 के 4, फिर माइनस लगाना है, इसका इधर गुणा करना है, ठीक। 0 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस में 0 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से आपका बनेगा 4 0 0, यहाँ पे 0 लिख देना है। माइनस में 2 0 0, यहाँ भी 0 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद +1 है, यहाँ पे +1 लिख देंगे। 0 का 0 में गुणा कराएंगे 0 होगा, फिर 0 का 1 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर। 4 में से 0 घटाएंगे 4, 1 में गुणा कर देंगे 4, बाकी सभी 0 हो जाएंगे, तो केवल 4 को लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 3a निकालते हैं, मतलब a में 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 3 लिखेंगे, a को लिखना है, a आपका है 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4, ठीक है। यहाँ से आपका अंदर गुणा कराइए। हमने बताया था अवयव में गुणा कराते समय प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, तो 3 से सभी अवयव में गुणा कर देना है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका बनेगा कितना हो जाएगा, देखिए 3 1 के 3 3 0 0, 3 1 के 3, फिर यहाँ पे 3 0 0, फिर 3 1 के 3, फिर यहाँ से 3 दूनी 6, फिर ऐसे सब में गुणा करा देना है, 3 4 के 12 हो जाएगा, ठीक है। 3a बराबर आपका आ गया है इतना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3 हम लोग निकालते हैं, इसको सारणी के रूप में बदल लेना है। ये आपकी सारणी में बनेगी 3 0 3 0 3 6 0 0 12 ना। अब ये हो गया। अब इसी का प्रसार करना है। प्रसार करने के लिए हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, जरा समझिएगा आप लोग। यहाँ पे 3 लिखेंगे, अब 3 वाली पंक्ति और 3 वाले स्तंभ को छिपा लेना है। जो भी उपसारिक बचेगा उसी का सीधा गुणा करा देंगे। आइए देखते हैं, 3 वाला स्तंभ हो गया, 3 वाली पंक्ति हो गई, सीधा गुणा कराएंगे। इसका इसमें गुणा 12 3 36, इसका इसमें गुणा 6 0 0, यहाँ पे 36 माइनस 0 लिख देना है। क्लियर है ना। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा माइनस के साथ लिखते हैं। अब दूसरी वाली स्तंभ और दूसरी और वो 0 वाली जो पंक्ति है उसको छिपा लेंगे। ये छिपाएंगे तो ये जो बचेगा उसी का गुणा कराना है। गुणा करवाइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका बन जाएगा 12 0 0, फिर 6 0 0, यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। यहां से हो जाएगा +3, ब्रैकेट के अंदर में 3 वाली पंक्ति और 3 वाले स्तंभ को छिपाएंगे तो आपका बन जाएगा 0, इधर भी 0, यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। 36 का 3 में गुणा कराएंगे, 36 3 108 हो गया, माइनस में 0 और 3 0 0, यहाँ भी प्लस में 0। 108 में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ये बराबर मिल गया है 108 के, ठीक है ना। और इस 108 को हम लोग लिख सकते हैं बराबर, इसको लिखा जा सकता है 4 या 27 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना, बराबर। और इस 4 का जो मान है वो आपका 4 यहाँ पे आया था, 4 था सारणिक A का मान, ठीक है। तो यहाँ पे 27 के बगल में लिख देना है सारणिक A। तो यहाँ से आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो यह आपका था क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, जगह बना लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे दिया गया है, उसका मान ज्ञात करना है। 5 आपका है, 5 आपका दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। 5वें का पहला है, सारणी के रूप में लिखा है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, इसका प्रसार करना है। तो ये प्रसार आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसलिए जैसे भी बताया गया था आप लोगों को वैसे ही प्रसार करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद इसका इधर गुणा कराना है। अब 3 वाली पंक्ति और 3 वाले स्तंभ को छिपाएंगे, जितना बचेगा या तो आप लोग उपसारणिक बना के लिख लीजिए या तो सीधा गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो सीधा गुणा कराते हैं हम लोग। ये आपका बनेगा 0 0 का 0 गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। माइनस में -5 का -1 में गुणा कराएंगे तो ये आपका +5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले जगह पे माइनस लिख के लिखा जाता है, तो ये माइनस एक इसके प्रसार वाला और एक माइनस यहाँ पे दिया गया है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब एक वाली पंक्ति और एक वाले स्तंभ को नहीं देखना है, जितना बच रहा है उसे यहाँ पे लिख लीजिए या फिर गुणा करा के लिख लीजिए। ठीक है ना, तो 0 का 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, माइनस लगाते हैं, फिर इसके बाद इसका इधर गुणा कराते हैं। तो 3 का -1 में गुणा कराएंगे तो -3 बनेगा, -3 माइनस से गुणा होकर के +3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस करके ये लिखा जाता है, प्लस करके तीसरा अवयव लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छिपाना है, क्योंकि तीसरे स्तंभ का अवयव हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ से आपका बनेगा 0 का -5 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 0 में गुणा कराएंगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3 इंटू 0 का -5 में गुणा कराएंगे, 0 का -5 में गुणा कर 0 को -5 में घटाना है, यहाँ -5 आएगा। ठीक है, और प्लस में 1 इंटू 0 में 3 प्लस करेंगे 3 आएगा और 2 शून्य शून्य हो जाएगा, बराबर 3 × 5 15 -15 हो गया, फिर 3 × 1 3। ठीक है, बराबर 3 में से 15 घटाएंगे, 3 में से 15 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -12, ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रसार करना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप लोग उसको करेंगे। ठीक है ना, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, यदि a बराबर आपका दिया गया है सारणी के रूप में दिया गया है 1 1 -2, ठीक है, 2 1 -3 एंड 5 4 -9। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रसार हम लोग आइए देखते हैं, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, इसका प्रसार हमें करना है। ठीक है, आइए प्रसार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला अवयव लिखेंगे, उसके बाद इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कराते हैं, 9 1 के 9 -9 हो जाएगा, फिर माइनस लगा के फिर गुणा करते हैं इसका इसमें। ठीक है, याद कीजिए हमने बताया था पहली पंक्ति लिख रहे हैं, पहला स्तंभ है, इन दोनों को नहीं देखना, फिर 3 से गुणा कर लेना है। 3 से गुणा कराएंगे, माइनस लगा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 12, क्योंकि -12 यहाँ बन रहा है, एक माइनस इस सूत्र में भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा वाला माइनस करके लिखा जाएगा, माइनस करके दूसरा अवयव लिखेंगे, फिर दूसरे स्तंभ को हम लोग छिपाएंगे, यहाँ से जो भी बचेगा उसे गुणा कर लेना है। ठीक है, गुणा आपका क्या बनेगा, 9 दूनी 18 5 3 15। ठीक है, माइनस में 18, फिर माइनस करके 5 3 15 लिखेंगे, ये जो माइनस है माइनस से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, इसलिए +15 लिख देना है। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा आपका है -2, यहाँ पे -2 लिख लेना है, क्योंकि चिन्ह प्लस होता है तो माइनस है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छिपाएंगे, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा कराएंगे,
ये आपका हो गया 4 दूनी 8 और 5 इक्के 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर 12 का 9 में माइनस करेंगे, 12 को 9 में से घटाएंगे, ये आपका बनेगा 9 3 12 होता है, यहाँ पे 3 हो गया है। फिर माइनस में 15 में से 18 माइनस करना है, -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 लिख करके 8 में से 5 माइनस करेंगे, +3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका बन गया 3 और -3 का माइनस में गुणा कराएंगे, +3 हो जाएगा, ठीक है। -2 3 6 हो जाएगा। बराबर यहाँ से बनेगा 3 3 6 माइनस में 6 में से 6 घटा देंगे, 0 आएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ए की आ गई है, 0 आ गई है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है, यदि x का मान ज्ञात कीजिए। 7वें का पहला है, 7वें के पहले में दिया गया है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 4 5 1 बराबर है 2x 4 और 6x, ठीक है। यहां से x का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, जबकि ये सारणी बराबर है इस सारणी की। बहुत ही सिंपल सा है, दोनों तरफ का हम लोग एक्सपेंशन कर देंगे, दोनों को इक्वल करके वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो यहां से चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 2 1 के 2, फिर 5 4 के 20, -20 हो गया, बराबर इसका इधर गुणा, फिर इसका इधर गुणा। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, बहुत ही सिंपल है, ऐसे इधर कर देना है। 2 1 के 2x का x में कराएंगे 2x का स्क्वायर, माइनस में 6 का 4 में कराएंगे 6 4 के 24 हो जाएगा, क्लियर है ना। यहां से आपको मिल जाएगा 2 में से 20 को घटाएंगे, यहां से -18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस में 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 को इस साइड लेके आएंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 24, इधर आएगा +24 हो गया, -18 है, -18 लिख देना है, बराबर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका बनेगा 2x स्क्वायर बराबर 24 में से 18 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से उधर डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, वर्गमूल ले लेना है, x बराबर आपका आ जाएगा ± √3, ठीक है। ठीक ऐसे ही 7th का सेकंड है, इसको आप लोग अपने आप से करेंगे। उसके बाद 8वां आता है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो 8वां प्रश्न है, यदि x 2 18x बराबर है 6 2 और 18 6 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही करना है इसको भी, x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे और ये ज्ञात कर लेते हैं, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसको डायरेक्ट तुलना भी कर सकते हैं क्योंकि बाकी सभी अवयव सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं 18 18 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, x बराबर है, 6 बराबर है, तो x बराबर 6 आ सकता है, नहीं तो आप लोग क्लियर कर लेते हैं, हो सकता है -6 भी हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले गुणा कराते हैं, x का x में गुणा कराएंगे x स्क्वायर, फिर माइनस लगाते हैं, 18 का 2 में कराएंगे 36 बराबर 6 का 6 में गुणा कराएंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में 18 का 2 में कराएंगे 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 36 में से 36 घटा देना है, 36 में से 36 घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 0, ये बन गया 36 को साइड लेके जाना है, x स्क्वायर बराबर आपका हो गया 36, यहां से मिल जाएगा x बराबर ±6, ठीक है। x के 2 मान संभव हैं, एक +6 है, दूसरा -6 है, ठीक है ना। यहां तक समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है सारणिक के गुणधर्म, ठीक है ना। सारणिक के गुणधर्म, थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में पहले समझ लीजिए।
उसके बाद हम लोग गुणधर्म को जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं। सारणी का जो गुणधर्म है इसको हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके जाने हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है, वो जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, जिसके कारण छोटे छोटे क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा दूर तक जाते हैं, उसके बाद सॉल्व होते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। इसलिए इसको जानना जरूरी है। इन गुणधर्म को जानने के बाद हम लोग सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस सारणी के गुणधर्म को, और एक एक गुणधर्म को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिससे जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम बताएं कि इस तरीके से आप इसका गुणधर्म होता है, इसका प्रॉपर्टीज है इसकी, ये डिटर्मिनेंट्स की, तो आप लोग उसको समझ सकें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रगुण है आपका इसका, पहला गुणधर्म है, अगर कोई भी सारणिक है, यदि किसी सारणिक की प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ शून्य है तो सारणिक का मान शून्य होता है। फिर से एक बार देखते हैं, यदि किसी सारणिक की कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ का जो सभी अवयव होगा वो 0 होगा, तो उस सारणिक का जो मान होता है कितना होता है, 0 होता है। आइए समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है 1 2 3 0 0 0, यहाँ पे 5 2 3, ठीक है। अब इसका प्रसार हमें करना है, तो यहाँ पे इसका प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करने के बाद ये जो गुणधर्म है ये कहता है कि इसका मान 0 आता है, ठीक है ना। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर इसका इधर गुणा इसका इधर, याद तो होगा ही, ठीक है। जो भी अवयव लिखते हैं उस पंक्ति और उस स्तंभ को छिपा लेते हैं, तो उसके बाद बाकी जो उप सारणिक बचता है उसी का गुणा करते हैं। तो इसका इधर गुणा कर देना है, 3 0 0, माइनस में 2 0 0 भी होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आपका लिखेंगे माइनस के साथ। अब इस पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छिपा लेना है, फिर 0 का 0 में गुणा, 0 का 3 में गुणा, 0 का 5 में गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 लिख देना है, क्लियर है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस में 3, फिर यहाँ से तीसरे स्तंभ को छिपाना है, तीसरे स्तंभ को नहीं देखेंगे, बाकी सबका गुणा कराएंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 बनेगा, ये 0 मतलब कहने का पूरा मान कितना आ गया, 0 आ गया है। तो सारणी का जो पहला गुणधर्म है वो आपका कहता है, यदि किसी भी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी स्तंभ में भी ऐसा हो सकता है, किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका प्रत्येक अवयव 0 है तो उस सारणी की जो पूरी वैल्यू होगी वो पूरा कितना आता है, 0 होता है। उसके बाद आपका आता है प्रगुण नंबर 2। दूसरा गुणधर्म है आपका, मान लेते हैं कोई सारणी है, ठीक है। किसी भी सारणी की पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को अगर पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी का जो गुणधर्म होता है वो कहता है कि अगर कोई भी सारणी है उसकी पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में हम लोग अगर बदल दिए हैं तो उस सारणी का मान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। आइए देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई सारणी है A1 B1 A2 B2, ठीक है। इसका प्रसार करेंगे पहले, तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा A1 B2, माइनस में इसका इधर कराएंगे A2 B1, क्लियर है ना। इसका इधर हो गया A1 B2, इसका इसमें कराएंगे A2 B1, तो ये आपका बन गया है पहले सारणी का मान। अब जो प्रगुण कहता है उसको हम लोग समझने के लिए इसकी पंक्ति और स्तंभ को बदल करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये पंक्ति है इसको हम लोग स्तंभ बना देंगे और इस स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। आइए समझते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो A1 B1 लिखा है इसको हम लोग स्तंभ बनाएंगे, यहाँ पे A1 B1 हो गया है, और इसको हम लोग पंक्ति बना लेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया गया, इसको पंक्ति बना लेना है, तो हो जाएगा A1 A2 और यहाँ पे B2, ठीक है।
चलिए प्रसार कर लेते हैं। स्तंभ को पंक्ति बनाया गया, पंक्ति को स्तंभ बनाया गया है, ये आपका बनेगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा आपका a1 का b2 में गुणा कराएंगे a1 b2, ठीक है। उसके बाद b1 का a2 में कराएंगे, माइनस में हो जाएगा a2 b1। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे a1 b2 माइनस में a2 b2 यहाँ भी है, a2 b1 होगा, a2 b1 यहाँ भी है, और साथ ही साथ a1 b2 माइनस में a2 b1 यहाँ भी है। कहने का मतलब ये है अगर कोई भी सारणिक है उसकी पंक्ति को स्तंभ में या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो वो जो सारणिक होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इतना आप लोग समझ रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। पहला गुण था आपका किसी भी सारणिक की सभी पंक्ति किसी भी सारणिक की कोई एक पंक्ति का सभी अवयव या फिर किसी एक स्तंभ का सभी अवयव अगर 0 होगा तो उस सारणिक का मान 0 होता है। दूसरा प्रगुण आपका कहता है किसी भी सारणिक की पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदला जा सकता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए तीसरा प्रगुण देखते हैं। तीसरा प्रगुण कहता है अगर कोई भी सारणिक है, जिसे मान लेते हैं a1 a2 b1 b2 है, ठीक है। कोई भी सारणिक है, उस सारणिक को किन्हीं दो क्रमागत पंक्तियों या फिर स्तंभों को आपस में क्रम विनिमय रूप से बदल दिया जाए। कहने का मतलब पहली जगह पे दूसरी वाली और दूसरी जगह पे पहली वाली अगर कर दी जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। फिर से एक बार इसको समझेंगे आप लोग। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों या फिर किन्हीं दो आसन्न स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे a1 b1 और a2 b2 दिया गया है, पहले इसका प्रसार कर लेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, हो जाएगा a1 b2 माइनस में इसका इधर गुणा कराएंगे a2 b1, ठीक है ना। a1 b2 माइनस में a2 b1 हो जाएगा। और इसी पंक्ति को यहाँ, इस पंक्ति को यहाँ पे रख करके देखते हैं हम लोग, मतलब कहने का a2 b2 यहाँ लिख देना है और जो a1 b1 था इसको नीचे लिख देंगे। इसको हम लोग बदल करके देख रहे हैं, ऊपर वाली पंक्ति नीचे, दूसरी पहली और पहली को दूसरी बना दिया गया है, ठीक है। तो जब दो क्रमागत पंक्तियों को हम लोग बदल रहे हैं तब देखेंगे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो गुणा कराते हैं, a2 का b1 में कराएंगे कि हो जाएगा a2 b1 माइनस लगाते हैं, इसका इधर कराएंगे तो ये आपका बनेगा a1 b2। इसको लिख सकते हैं बराबर, माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस है वो आपका प्लस बन जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका बन गया है a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक है। अब ये जो a1 b2 माइनस a2 b1 है, ये आपकी वैल्यू किसकी वैल्यू है, देखिए इसकी वैल्यू है। इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस a1 b1 a2 b2, ठीक है। ये किसके बराबर है, देखिए a2 b2 a1 b1। यहाँ से हम जो कह रहे थे प्रगुण नंबर 3 आपका वो साफ साफ दिख रहा है। एक बार इसको देखते हुए भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था अगर किसी भी सारणिक की दो आसन्न पंक्तियों या दो आसन्न स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणिक का मान नहीं बदलता है, केवल और केवल क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। चलिए प्रगुण नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रगुण नंबर 4 आपका कहता है यदि कोई भी सारणिक है उसमें कोई भी दो पंक्तियां या भी कोई दो स्तंभ परस्पर समान हो तो उस सारणिक का जो मान होता है वो 0 होता है। एक बार फिर से समझेंगे, यदि किसी सारणिक की किन्हीं कोई दो पंक्तियां या फिर कोई दो स्तंभ परस्पर अगर समान होंगे तो उस सारणिक का जो मान होगा वो कितना होता है, 0 होता है। आइए समझ लेते हैं कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 3 4, ये भी 2
3 4 दो स्तंभ समान है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जब हम लोग प्रसार करेंगे तो प्रसार करने की जरूरत नहीं है, इसको बराबर शून्य लिख देना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं इसलिए प्रसार करके आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। आइए प्रसार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर, ये हो जाएगा 3 3 का 9, माइनस में 4 दूनी 8, ठीक है ना। दूसरी जगह फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसका प्रसार करेंगे, 3 3 का 9, 4 दूनी 8, यहाँ पे 9 माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा प्लस में 1, ये हो जाएगा 4 3 12, फिर माइनस में 4 3 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 12, ठीक है। 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक है, माइनस 2, फिर यहाँ पे 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ पे प्लस 1 है, 12 में से 12 घटाएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। बराबर आपका बनेगा 2 1 के 2 माइनस 2, फिर 1 0 0, ठीक है। 2 में से 2 घटा देंगे 0 आ जाएगा, कहने का मतलब इसका मान कितना आ गया है 0 आ गया है। कितना आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां या फिर कोई 2 स्तंभ परस्पर अगर समान होंगे तो उस सारणी का मान भी कितना होता है 0 होता है। ये था आपका गुण नंबर 4। आगे 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी आपकी कहती है, अगर कोई सारणी है और उस सारणी की किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ में कोई एक संख्या से गुणा कराया जा रहा है तो उस संख्या से पूरे सारणी के मान में गुणा हो जाता है। एक बार फिर समझिएगा, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति के सभी अवयवों या फिर किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में कोई एक निश्चित संख्या से हम लोग गुणा कराएंगे तो उस सारणी के मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे के 2 यहाँ पे 3 4, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में दोनों में के से गुणा कराया गया है, पहली पंक्ति के दोनों अवयवों में के से गुणा कराया गया है, तो इस सारणी के मान में भी के से गुणा हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं क्या है ये। तो पहले इसका प्रसार कर लेते हैं। इसका इधर गुणा कराएंगे 4k, माइनस में इसका इधर गुणा कराएंगे 3 दूनी 6k, ठीक है। 4k में से 6k घटाएंगे, माइनस में 2k आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लोग k कॉमन करके तब गुणा कराते हैं सारणी का मान को। तो यहाँ से k कॉमन करेंगे तो यहाँ से बनेगा 1, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा k ब्रैकेट में कितना बन गया है 4 1 के 4 और माइनस में 3 दूनी 6, 4 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा -2, बराबर कितना आ गया -2 के। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये जो मान है यानी k 2k 3 और 4 ये बराबर आ रहा है k 1 2 3 4 की। इसका मतलब ये है इस संख्या पहली पंक्ति में सभी अवयवों में k से गुणा हुआ था, इसलिए सारणी के मान में भी k से गुणा हो जाता है। तो प्रगुण आप लोग फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी एक निश्चित संख्या से गुणा हो तो उस संख्या से पूरे सारणी के मान में गुणा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है प्रगुण नंबर 6। प्रगुण नंबर 6 आपका है, यदि कोई भी सारणी को जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 और 4 1 2 3 2 5, ठीक है। ये कोई सारणी है। इस सारणी का मान जो होता है, अगर हम लोग कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ परस्पर जोड़ देंगे प्रत्येक अवयव में, जैसे इस पूरे स्तंभ में पहले वाले स्तंभ में दूसरा वाला स्तंभ जोड़ करके अगर पहले ही स्तंभ की जगह पे लिख दिया जाए या फिर घटा करके लिख दिया जाए तो इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है ना।
बार फिर से समझ लीजिए, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई दूसरी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयवों को जोड़कर लिख दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए समझ लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोग डायरेक्ट पहले इसका प्रसार करके देख लेते हैं। 1 4 3 2 1 2 3 2 5 है, इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1 5 1 5 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद -4 लिखेंगे, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 -6, ठीक है ना। उसके बाद लिख देना +3 2 दूनी 4 3 1 3, यहाँ पे लिख देना 4 -3, ये बराबर आपका हो जाएगा 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे ये आपका बनेगा 4 और प्लस में 3 ब्रैकेट में 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, बराबर 1 माइनस 4 चौकी 16 प्लस 3, ठीक है। 3 1 4, 4 में से 16 घटाएंगे माइनस में 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा हम लोग देख लेते हैं, पहले वाले स्तंभ में दूसरा स्तंभ जोड़ करके लिखेंगे, उसके बाद इसका प्रसार करेंगे। कॉलम 1 में प्लस करना है कॉलम 1 + 2 को, ठीक है ना। आइए समझ लेते हैं। यहां से आपका बनेगा पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ना है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 5। बाकी दूसरे और तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है ना। तो इसका प्रसार करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या आता है। यहां से चलिए प्रसार कर लेते हैं। पहले 5 लिख देंगे, फिर 5 1 5 2 दूनी 4, 5 -4 हो गया। दूसरी जगह पे माइनस लगाएंगे, -4 हो गया। अब इन दोनों को नहीं देखना है, 3 5 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे 15 -10 लिख देना है, ठीक है। फिर +3 लिखेंगे, +3 हो गया। 3 दूनी 6, 5 1 5, तो ये आपका बनेगा 6 माइनस में 5, क्लियर है ना। इसके बाद आपका आएगा 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा, -4, 15 में से 10 घटाएंगे 5 आएगा, ठीक है। और +3, उसके बाद 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। बराबर आपका बन गया 5 1 5, ठीक है, माइनस में 4 5 20 और 3 1 3 हो गया है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 5 3 8, 5 3 8 -20, 8 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा -12, -12 यहाँ भी आया था, -12 यहाँ भी आया है। तो ये प्रगुण जो आपका था कि अगर किसी भी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या फिर किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ करके मान निकाल करके देखा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इससे क्लियर हो गया कि किसी भी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या फिर किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर जोड़ देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ सारणी के महत्वपूर्ण से गुण, ठीक है ना, जिनको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं और चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे सभी आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और अगर हो सके तो आप लोग एक टेलीग्राम ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर से, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ऐप पर जाकर के आप लोग नीचे आ रहे इस सुरेश यादव सर के नाम से चैनल बना हुआ है, वहां पे आप लोगों को लगातार 9 10 11 12 के लगभग सभी विषयों के, ठीक है,
लगभग सभी विषयों के नोट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। आप लोगों के वहां पे जा करके आप लोग उस नोट्स को ले सकते हैं। पहले आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर करके उसके बाद चैनल में आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को सभी नोट्स वहां पे कंटिन्यू रेगुलरली मिलते रहेंगे। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।